Hello everyone, myself Mamta Kakran, Geography Department, GCW तोसाम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम रिसोर्स के बारे में चर्चा करेंगे। रिसोर्स यानी कि संसाधन। संसाधन एक ऐसी प्राकृतिक और मानवीय संपदा है जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए करते हैं। दूसरे शब्दों में अगर इसे कहा जाए तो मानवीय जीवन की प्रगति, विकास और इसका अस्तित्व संसाधनों पर ही निर्भर करता है। प्रत्येक प्राकृतिक संसाधन मानव जीवन के लिए उपयोगी है, किंतु इसका उपयोग उपयुक्त तकनीकी विकास द्वारा ही संभव है। भूमि, सूर्यातप, पवन, जल, वन और वन्य प्राणी मानव जीवन की उत्पत्ति से पूर्व ही विद्यमान थे। इनका क्रमिक विकास तकनीकी के विकास के साथ ही हुआ है। इस प्रकार मनुष्य ने अपनी आवश्यकता अनुसार संसाधनों का विकास कर लिया है। स्पष्ट है कि पृथ्वी पर विद्यमान तत्वों को जो मानव द्वारा ग्रहण किए जाने योग्य हैं, संसाधन कहते हैं। देखो बच्चों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रकृति में हमारे लिए बहुत से संसाधन या बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन उन चीज़ों का तब तक कोई अस्तित्व नहीं है जब तक हम उनका उपयोग ना करें। अगर प्रकृति में विद्यमान कोई भी वस्तु हमारे उपयोग आती है, हम उसका अपने जीवन में उपयोग करते हैं, तभी वह संसाधन कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। अब जैसा कि जिमरमैन ने लिखा है कि संसाधन का अर्थ किसी उद्देश्य की प्राप्ति करना है। यह उद्देश्य का व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा सामाजिक लक्ष्यों की स्तुति करना है। इस पृथ्वी पर कोई भी वस्तु संसाधन की श्रेणी में तभी आती है जब वो निम्नलिखित दशाओं पर खरी उतरती है। जैसे वस्तु का उपयोग संभव हो, इसका रूपांतरण अधिक मूल्यवान तथा उपयोगी वस्तुओं के रूप में किया जा सके, जिसमें निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति की आवश्यकता भी होती हो। इन वस्तुओं के दोहन की योग्यता रखने वाला मानव संसाधन भी उपलब्ध हो। संसाधन के रूप में पोषणीय विकास करने के लिए आवश्यक पूंजी भी हो। देखो बच्चों, जब तक पूंजी नहीं होगी हमारे पास, हम किसी भी चीज़ का उपयोग नहीं कर सकते। आइए अब हम रिसोर्स के बारे में जानते हैं। संसाधन शब्द अंग्रेजी भाषा के रिसोर्स शब्द का पर्याय है, जो कि दो शब्दों के मेल से बना है, री और सोर्स। री का अर्थ हुआ दीर्घ अवधि वाला और सोर्स का मतलब हुआ साधन या उपाय, अर्थात प्रकृति में उपलब्ध वे साधन जिनकी कोई जैविक समुदाय दीर्घ अवधि तक निर्भर रह सके तथा पुनः पूर्ति या पुनः निर्माण की क्षमता हो। उदाहरण के लिए प्रकृति में वायु तथा सूर्य का प्रकाश दीर्घ अवधि तक मिलते रहेंगे, जबकि वनस्पति को पुनः उत्पादित किया जा सकता है। तो यहाँ पर यह स्पष्ट है कि संसाधन प्रकृति में पाया जाने वाला ऐसा पदार्थ, गुण या तत्व होता है जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्षमता रखता हो। संसाधन दृष्टिगत और अदृश्य दोनों ही रूपों में पाए जाते हैं। दृश्यमान संसाधनों में जैसे जल, भूमि, खनिज, वनस्पति आदि प्रमुख हैं। मानवीय जीवन, इसका स्वास्थ्य, इच्छा, ज्ञान, सामाजिक सामंजस्य, आर्थिक उन्नति आदि ये अदृश्य संसाधन के अंतर्गत आते हैं। आइए अब हम आपको रिसोर्स का क्लासिफिकेशन दिखाते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, रिसोर्स
दो प्रकार के हैं, एक नेचुरल रिसोर्स, दूसरा ह्यूमन रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में आगे दो पार्ट हैं, जैसे रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल। और आगे देखिए फर्दर इनके फिर से दो दो पार्ट हो जाते हैं। इसी तरह से अगर हम ह्यूमन रिसोर्सेज में देखें तो ह्यूमन रिसोर्सेज में भी इनके दो पार्ट हो रहे हैं, एक तो स्ट्रक्चर के हिसाब से है और दूसरा क्वांटिटी और क्वालिटी के हिसाब से। ओके स्टूडेंट्स, आइए अब आगे इनको डिटेल से जानते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के अगर वर्गीकरण की बात की जाए तो प्रकृति में विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं जिनके निर्माण का मूल स्रोत प्रकृति है और ये सभी मानवीय प्रभाव से नवीन स्वरूप में स्थापित हो जाते हैं। इस प्रकार प्रकृति मानव के लिए संसाधनों का निर्माण करती है जिनको मानव अपने ही प्रयासों और इच्छाओं और तकनीकी दक्षताओं से अपने उपयोग के लिए योग्य बना लेता है, लेकिन इसका वास्तविक भौतिक आधार तो प्रकृति ही प्रदान करती है। मनुष्य अपने वातावरण से संसाधनों का दोहन करके आर्थिक तंत्र को मजबूत करता है, यानी कि वो प्रकृति से संसाधनों का दोहन करता है, संसाधनों का यूज़ करता है और उससे अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है, यानी कि वो संसाधनों के द्वारा इनकम प्राप्त करता है। वह भौतिक वातावरण को परावर्तित करता है वह भौतिक वातावरण को परिवर्तित करता रहा है जो उसकी रुचि, कौशल और शक्तियों पर निर्भर करता है, लेकिन मानव द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन की एक सीमा होती है जिसके बाहर जाने पर संसाधनों के सृजन के स्थान पर ह्रास पर प्रारंभ हो जाता है। यानी कि हम संसाधनों का एक लिमिट तक प्रयोग कर सकते हैं, अगर लिमिट से ज़्यादा हम उनका प्रयोग करेंगे तो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर हमारी एक डायग्राम दिखाया गया है, एक इसमें अर्थ दिखाई गई है और अर्थ के चारों ओर जो इनसे हमें संसाधन प्राप्त हो रहे हैं, जैसे वाटर है, गैसेस है, प्लांट, सॉइल, सन, मिनरल्स, रॉक्स, ऑयल, एयर और एनिमल, ये सब संसाधन के रूप हैं जो हमें अर्थ के द्वारा प्राप्त होते हैं। अब देखिए आगे हम चर्चा करेंगे मानव द्वारा प्रकृति में विद्यमान संसाधनों को अपने उपयोग में लेकर उद्देश्य पूर्ति को विकास का आधार माना जाता है। मनुष्य इसका दोहन प्राचीन काल से ही करता आ रहा है। धीरे धीरे इनके तीव्र दोहन से समृद्ध या पोषणीय विकास की आवश्यकता महसूस होने लगी है। जैसा कि बच्चों हम सब जानते हैं कि धीरे धीरे जैसे हम रिसोर्सेज का दोहन करते जा रहे हैं, आने वाले टाइम में जो हमारी नेक्स्ट पीढ़ी आ रही है उसके लिए कुछ भी नहीं बचेगा। इसीलिए हमें पोषणीय विकास की आवश्यकता महसूस होने लगी है और वर्तमान समय में इसके अनुपातिक उपयोग हेतु इन्हें वर्गीकृत करने की योजना बनाई जाने लगी है। यानी कि इनके वर्गों में बांट दिया गया है कि भाई ये चीज़ें कुछ चीज़ों का हमने संरक्षण भी करना शुरू कर दिया है जिन्हें संरक्षण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। संसाधन के देखो अनेक प्रकार होते हैं, इनके वर्गीकरण के आधार पर भी इनका वर्गीकरण हम अलग अलग आधार पर करेंगे। स्वामित्व की दृष्टि से संसाधन 3 प्रकार के होते हैं, जैसे व्यक्तिगत, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। उपयोग के आधार पर इनका वर्गीकरण है नवीनीकरण योग्य और नवीनीकरण योग्य, यानी कि रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल चक्रीय संसाधन। आइए अब आगे देखते हैं हम उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण। इसमें बच्चों जैविक और अजैविक यानी कि बायोटिक रिसोर्सेज और एबायोटिक रिसोर्सेज,
इसी प्रकार से अगर हम उद्देश्य के आधार पर इनका वर्गीकरण करेंगे तो उद्देश्य के आधार पर ऊर्जा संसाधन है, कच्चा माल है और खाद्य पदार्थ है। आइए अब उपयोग के आधार पर इनका वर्गीकरण डिटेल से जानते हैं हम इनके बारे में। इनका वर्गीकरण देखो 3 वर्गों में किया गया है, जैसा कि हम पहले ही इसके बारे में जान चुके हैं। आगे थोड़ा विस्तृत वर्णन करते हैं। देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज है, ये आपके सामने एक चित्र मौजूद है। इसमें एक साइड रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं और एक साइड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। रीन्यूएबल में देखो बच्चों, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल हैं, ये रीन्यूएबल हो सकते हैं, लेकिन जैसे मिनरल्स हैं, सॉइल है, फॉसिल फ्यूल है, ये हमारे पास नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, क्योंकि इनको बनने में लाखों करोड़ों साल लगते हैं, जब जाके ये मिनरल्स हमारे पास प्राप्त होते हैं। आगे देखिए, नवीनीकरण के जो संसाधन हैं, इस श्रेणी में वे सभी संसाधन आते हैं जिनको पुनः उत्पादित किया जा सकता है, यानी कि इन्हें दोबारा से इनको हम उपयोग कर सकते हैं या इसका उत्पादन किया जा सकता है। जैसे वनों के एक क्षेत्र में अगर काटे जा रहे हैं तो उस क्षेत्र पे नए सिरे से वन लगा देने चाहिए। वन्य प्राणियों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है। इसके अनेक उदाहरण जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन, जल, मृदा, कृषि उपज और मानव संसाधन है। ओके, नेक्स्ट अब देखिए, अनवीकरणीय संसाधन। ये वे संसाधन होते हैं बच्चों जिनका दोहन अगर हम एक बार कर लेते हैं तो इनकी पुनः पूर्ति संभव नहीं है। इसकी मात्रा सीमित होती है। इनके निर्माण में भी काफ़ी लंबा समय लगता है, करोड़ों वर्ष लग जाते हैं इन्हें बनने में। अतः इस श्रेणी में जो संसाधन आते हैं उनका तीव्र गति से हमें दोहन नहीं करना चाहिए, अन्यथा ये समाप्त हो सकते हैं। भूगर्भ में विद्यमान खनिज संसाधन इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। जैसे कोयले का दोहन है, एक बार हम कर सकते हैं, जबकि इसके निर्माण में करोड़ों वर्ष लग जाएंगे। तो इस प्रकार ये वे संसाधन हैं जिनके बनने में काफ़ी टाइम लगता है। चक्रीय संसाधन, पृथ्वी पर कुछ ऐसे संसाधन भी पाए जाते हैं जिनका बार बार हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे जल संसाधन है, इसका विभिन्न समय में विभिन्न रूपों से प्रयुक्त किया जा सकता है। इसी प्रकार लोहा भी है, जिसे हम विभिन्न रूपों में पुनः इसका उपयोग कर सकते हैं। आइए अब हम उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण करते हैं। विभिन्न प्रकार के संसाधन अलग अलग अवस्थाओं में उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार उत्पत्ति के आधार पर निम्न श्रेणी में वर्गीकरण किया गया है। प्रथम, भौतिक या अजैविक या द्वितीयक जैविक संसाधन। भौतिक तथा जैविक संसाधन परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं। स्वयं मनुष्य एक जैविक संसाधन है जो पृथ्वी के स्थलीय स्वरूपों में परिवर्तन करते हुए क्रियाशील रहता है। इसी आधार पर मनुष्य ने सांस्कृतिक विकास किया है। इनके एक दूसरे से अंतर संबंध रहने पर अनेक विभिन्नताएं हैं, जिनका विवरण इस प्रकार से है। देखिए, यहाँ पर हम आपको पहले बायोटिक और एबायोटिक रिसोर्सेज के बारे में बता देते हैं। लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। बायोटिक यानी कि जो लिविंग थिंग्स हैं वे आएंगे इसके अंतर्गत, और एबायोटिक में नॉन लिविंग थिंग्स आएंगी। बायोटिक में देखिए, जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल हैं, फंगस है, जो अभी हमने पहले डिस्कस किया। इसी प्रकार यहाँ देखिए, नॉन लिविंग थिंग में वाटर है, लाइट है, सनलाइट, एयर, मिनरल्स, ये हमारी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। आइए देखिए, आगे हम देखते हैं कि अजैविक संसाधन। इस श्रेणी के अंतर्गत जैविक या अकार्बनिक संसाधन आते हैं जिनमें जीवन क्रिया नहीं होती है, यानी कि जिसमें जीवन नहीं है
वो अजैविक संसाधन हैं। जिस प्रकार देखिए, जैसे मानो ये एक बार उपयोग में लेने के बाद उपरांत समाप्त प्राय हो जाते हैं। जैसे कई चीज़ें हैं इसमें जो बार बार हम यूज कर सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बार बार हम यूज़ नहीं कर सकते। जैसे मान लो कोयला है, कोयले का अगर एक बार हमने दोहन कर लिया तो कोयले का हम बार बार उपयोग नहीं कर सकते। और मान लो इसी प्रकार से अगर हमने जल का एक बार जल का हमने उपयोग कर लिया तो जल का दोबारा से पुनः उपयोग किया जा सकता है। आगे देखिए, जैविक संसाधन। जैविक संसाधन के अंतर्गत सभी वे संसाधन आएंगे जो जीवन जिनमें मौजूद है, जैसे वन है, वन्य प्राणी, पशु पक्षी, वनस्पति, इस तरह के सभी जो हैं जिनमें जीवन पाया जाता है वो जैविक संसाधन में आएंगे। नेक्स्ट देखिए, उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण। जो हमारे संसाधन हैं उनका उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकरण इस प्रकार है। देखें, जैसे प्रकृति में विभिन्न रूपों में वितरित संसाधनों का दोहन विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। इस प्रकार उद्देश्यों या संसाधन उपयोगिता के आधार पर भी इसे हम निम्नलिखित मतलब इसके अलग अलग हम पार्ट कर सकते हैं। जैसे ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधनों के द्वारा शक्ति संसाधनों का विकास किया जाता है। यातायात के साधनों के संचालन में उद्योग और जो अन्य यांत्रिक कार्य हैं इनमें शक्ति का उपयोग किया जाता है। वर्तमान समय में ऊर्जा संसाधनों को किसी भी देश के विकास का मानक जानना लगा है। मतलब किसी भी देश का अगर विकास अगर आप जानना चाहते हैं तो उसमें ऊर्जा संसाधन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे जल विद्युत, वन, पवन, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा आदि को नवीकरणीय या असमाप्य ऊर्जा की श्रेणी में रखा गया है। ये जो है हमारे संसाधन कभी समाप्त नहीं हो सकते। नेक्स्ट, जैसे कच्चा माल। उद्योगों के विकास का मुख्य आधार हमारा कच्चा माल होता है। जिस प्रकार खनिज पदार्थ हैं, भूगर्भ से हम खनिज पदार्थ निकालते हैं जो हमारे उद्योगों के लिए बेस होता है। इन्हीं के आधार पर हमारे उद्योग चलते हैं। दूसरा है वनस्पति। वनस्पति भी हमारे उद्योगों का मुख्य आधार है। जिस प्रकार लकड़ी है, गोंद, रबड़, तेल, कॉर्क, अनेक ऐसे कृषि उत्पादित हैं जो उद्योगों के लिए आवश्यक हैं। पशु और जीव जंतु। पशु और जीव जंतु से प्रमुख और गौण उपजे प्राप्त करते हैं, जैसे मुर्गी पालन, मक्खी पालन, मत्स्य पालन आदि, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। आइए अब हम जानते हैं अधिकार या स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। इसमें पहला पॉइंट आता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। संपूर्ण विश्व के मानव कल्याण के लिए उपयोगी वस्तुओं का अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। पृथ्वी का प्राकृतिक पर्यावरण इस प्रकार के विश्वव्यापी संसाधन हैं। जैसे मान लो जो हमारा पर्यावरण है, जो हमारा वातावरण है, वो किसी एक की संपत्ति नहीं है, इस पर सबका अधिकार है, सबका बराबर अधिकार है इस पे, प्राकृतिक जो पर्यावरण है हमारा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय संसाधन। ग्लोब पर स्थित किसी भी देश की सीमाओं के अंतर्गत जो संसाधन आते हैं वो उसी देश के संसाधन कहलाते हैं। देखो बच्चों, पहला था अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, जिसका ऐसे संसाधन जिस पर सभी मानव का अधिकार है। जैसे हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को कभी किसी ने बांटा है क्या? ये हमारी है, ये यहाँ तक भारत की है, आगे दूसरे देश की शुरू हो रही है, ऐसा नहीं है। जबकि जो राष्ट्रीय संसाधन है वो देश की सीमाओं के अंदर है,
कि जी अगर इस देश की सीमा के अंदर है, भारत की सीमा के अंदर है तो ये भारत का है, और अगर ये मान लो नेपाल की सीमा के अंदर आता है तो वो नेपाल का। इसको हम राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। आगे देखिए व्यक्तिगत संसाधन। किसी भी व्यक्ति की निजी चल या अचल संपत्ति का उसके व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आएगी। जैसे पारिवारिक संपत्ति है, भूमि, भवन, नगद धन, स्वास्थ्य, उत्तम चरित्र, ईमानदारी, मानसिक क्षमता, कौशल, ये सब व्यक्तिगत संसाधन हैं। व्यक्तिगत संसाधन हमारे समाज के लिए बहुत ही उपयोगी हैं और वस्तुओं के निर्माण में सहायक कारकों के आधार पर संसाधनों को फिर से 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, प्राकृतिक संसाधन और मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में बच्चों देखो, प्रकृति ने जो भी हमें संसाधन दिए हैं उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। आप सभी जानते हैं इसमें प्राकृतिक संसाधन में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैविक भी हैं, अजैविक भी हैं, ना ख़त्म होने वाली भी हैं, ख़त्म होने वाली भी हैं। इसमें जीव मंडल, स्थल मंडल, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं। जैसे मिट्टी है, जलवायु, धरातल, पशु पक्षी, खनिज, सूर्य का प्रकाश, ये सब हमें प्रकृति द्वारा दिए गए संसाधन हैं। इनमें से कुछ संसाधन दीर्घ पोषणीय हैं जो लंबे समय तक उपलब्ध होते रहेंगे, जैसे जल है, पवन है, सूर्य का प्रकाश है। जबकि कुछ संसाधन ऐसे हैं जो सीमित हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल, इन सब के हमारे पास सीमित भंडार है। नेक्स्ट, प्राकृतिक संसाधनों के विषय में उनकी प्रकृति और परिभाषा का विश्लेषण करने के उपरांत कुछ निष्कर्ष सामने आते हैं। जैसे प्राकृतिक संसाधन प्राकृतिक वातावरण के मुख्य घटक हैं। ये मनुष्य के लिए प्रकृति द्वारा दिए गए हैं, अर्थात प्रकृति ने मनुष्य को ये उपहार के रूप में दिए हैं। ये वे संसाधन हैं जिसमें बिना मानवीय अनुक्रिया के स्वयं निष्क्रिय रहते हैं। प्रकृति में ये पड़े रहते हैं, लेकिन जब मनुष्य द्वारा इनका उपयोग किया जाने लगता है तो ये सक्रिय रूप में आर्थिक विकास में सहयोग करते हैं। इनकी प्रकृति भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, जिसमें से कुछ समाप्य और कुछ असमाप्य और कुछ नवीकरण योग्य होते हैं। प्राकृतिक संसाधनों में विविधता पाई जाती है। ये मुख्यतः 2 वर्ग, जैविक और अजैविक रूप में मिलते हैं। ये सभी ज्ञात न होकर कुछ अज्ञात भी होते हैं। बहुत से संसाधन अभी तक अज्ञात भी हैं। आइए देखिए, अब हम मानव संसाधन की बात करें। अभी तक हम प्राकृतिक संसाधन की बात कर रहे थे। मानव संसाधन संस्कृति का निर्माण मानव द्वारा किया जाता है। मानव बहुत ही शक्तिशाली संसाधन है। वह संसाधनों का निर्माता और उपभोक्ता दोनों ही है, जो एक भौगोलिक कारक और संसाधन के रूप में सम्मिलित होकर कार्य करता है। मानव संसाधन में किसी निश्चित इकाई क्षेत्र में रहने वाली मानव जनसंख्या, उसकी शारीरिक व मानसिक क्षमता, स्वास्थ्य, जनसंख्या के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संगठन और वैज्ञानिक स्थिति या तकनीकी स्थिति जैसे विशेषताएं इसमें सम्मिलित हैं। प्राकृतिक वातावरण में जब तक मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहती है, तब तक मानव संसाधन कोई भी समस्या का रूप नहीं लेता है।
लेकिन इनकी संख्या बढ़ जाने पर आवश्यकताओं की आपूर्ति घटने लगती है और स्वयं मानव संसाधन भी समस्या बन जाता है। मानव एक सक्रिय प्राणी है और ये पृथ्वी के तल पर विद्यमान संसाधनों का और प्राकृतिक परिवेश का उपयोग करते हुए उनके साथ समायोजन स्थापित करता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया में वह अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार प्रकृति द्वारा दिए गए तत्वों का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ चयन करता है। वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पृथ्वी तल को अनेक रूपों में परिवर्तित भी कर लेता है। कृषि विकास के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेत बनाता है, नदी घाटियों पर बहुउद्देशीय योजनाओं का विकास करता है और आर्थिक समृद्धि के लिए प्राकृतिक वनस्पति का विनाश भी करता है। वहीं दूसरी ओर इसके संरक्षण की सोच उत्पन्न कर वृक्षारोपण भी करता है। ये देखिए, आपके सामने एक डायग्राम है जिसमें ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में बताया गया है, यानी कि मानव संसाधन। यहाँ इसका वर्क है, रिसोर्स, प्रोसेस, अपॉर्चुनिटी, कैरियर, सक्सेस, बिजनेस, बहुत सारी इसमें जैसे स्किल है। मानव एक ऐसा प्राकृतिक संसाधन है, मानव एक ऐसा संसाधन है जो अपने आप में सक्षम संसाधनों के उपयोग की दृष्टि से मानव केंद्रीय स्थिति में रखता है और निरंतर प्राकृतिक परिवेश को प्रवर्तित करके उसके अनुरूप अनुकूलन करता है। प्राकृतिक घटकों के रूप में रूपांतरण की प्रवृत्ति और दर मनुष्य की बौद्धिक, आर्थिक और सामाजिक विकास पर निर्भर करती है। जहाँ सर्वप्रथम कृषि और पशुपालन का विकास किया मनुष्य ने, वहीं धीरे धीरे मृदा के उपयोग, जल, खनिज संसाधनों के महत्व को पहचान लिया और भौगोलिक और आर्थिक समायोजन करके संसाधनों का उपयोग ढंग से करना सीख लिया। संसाधन उपयोग का प्रारंभिक स्वरूप केवल आवश्यकताओं की पूर्ति तक ही सीमित था, लेकिन धीरे धीरे स्वरूप आर्थिक विकास ने ले लिया और मानव ने संसाधनों का दोहन की दर में वृद्धि की, जिसके फलस्वरूप उनकी कमी महसूस होने लगी और मानव को इसके संरक्षण की बात भी सोचनी पड़ी। तो देखो बच्चों, जैसा कि मानव संसाधन के बारे में हमने जाना, मानव संसाधन खुद केंद्र में रहता है और चारों तरफ, यानी कि चहुमुखी अगर कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, उसने चारों तरफ से विकास कर रखा है। हर प्रकार के संसाधन को इसने यूज़ करना सीख लिया है और ये इतना दोहन किया इसने संसाधनों का कि इन्हें अब मानव को अब ये सोचना पड़ रहा है कि जी हमें अब इनका संरक्षण करना पड़ेगा। आइए अब हम कुछ समस्याओं के बारे में जान लेते हैं। प्राकृतिक संसाधन से संबंधित जो समस्याएं हैं, 21वीं सदी में मानव एक विचित्र अंतर्द्वंद में उलझ गया है, जहां एक ओर तीव्र गति से बढ़ रही जनसंख्या के सामने खाद्य समस्या, संसाधनों की उपलब्धता की समस्या और दूसरी ओर निरंतर हो रहे संसाधनों के मात्रात्मक और गुणात्मक ह्रास की समस्या उत्पन्न हो गई है। वातावरण घटता जा रहा है
भूमि संसाधन अवनयन और कृषि उत्पादों में कमी होती जा रही है। जल संसाधनों में भी कमी हो रही है और अनेक समस्याओं का मनुष्य को अब सामना करना पड़ रहा है। आज अधिक से अधिक खाद्य उत्पादन के लिए भूमि की उत्पादकता में वृद्धि और संचित क्षेत्रों का विस्तार की आवश्यकता है, लेकिन दूसरी ओर संचित भूमि में जल प्लावन और लवणीयता की समस्या भी भरपूर हो रही है। ईंधन आपूर्ति के प्रयासों का भी प्रभाव खाद्य आपूर्तियों पर दिखने लगा है। इस प्रकार संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाना ही दूसरे रूप में संसाधन संकट का रूप ले रही। अगर देखो बच्चों, अगर सही मायने में देखा जाए तो मनुष्य ने जहाँ जहाँ जैसा भी विकास किया वहीं पर उसने संकट पैदा कर लिया है। तो बच्चों, आज का हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आज हमने संसाधनों के बारे में जाना। कुछ संसाधन हमें प्रकृति द्वारा दिए गए हैं, उनमें से कुछ रिन्यूएबल हैं, कुछ नॉन रिन्यूएबल हैं, कुछ बायोटिक हैं, एबायोटिक हैं, और हमने मानव संसाधन के बारे में भी जाना। धन्यवाद।